नमस्कार दोस्तों, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने हर दिन टाटा की कोई न कोई चीज तो यूज जरूर की होगी। रोड पर दौड़ती गाड़ियों से लेकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज तक, मुंबई के आइकॉनिक ताजमहल होटल से लेकर रियल एस्टेट तक, पावर सप्लाई से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, सब जगह टाटा ग्रुप की कंपनियों का राज है। 2024 में टाटा ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो 400 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास था और टाटा ग्रुप की इस जर्नी को आज से 156 साल पहले यानी 1863 में रतन टाटा के परदादा जमशेद टाटा ने शुरू किया था। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम रतन टाटा को एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रतन टाटा 1991 से लेकर 2012 तक 21 साल तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। शुरू में रतन टाटा को टाटा स्टील में जिम्मेवारी दी गई। उस टाइम टाटा स्टील लॉस में चल रहा था और रतन टाटा को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो रतन टाटा ने अपनी मेहनत के दम पर टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट में लाकर खड़ा किया। और इस बात से उस टाइम के जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे JRD टाटा, वो बहुत खुश हुए और 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब रतन टाटा ठहरे नई सोच के आदमी। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने की सोची। रतन टाटा ने देखा कि टाटा मोटर्स जो है वो कार और ट्रक्स का मैन्युफैक्चर तो करता है, लेकिन वो पूरी तरह से भारत में नहीं बनाई जाती। उनको गाड़ियों के कुछ न कुछ पार्ट विदेशों से इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। तो इस समस्या का समाधान उन्होंने तब निकाला जब उन्होंने 1998 में पुणे में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया और इसी साल भारत की पहली पूरी तरह से भारत में बनी गाड़ी इंडिका लॉन्च की गई। तो इसी तरह दोस्तों, TCS जो पहले बेसिक डाटा एंट्री का काम करती थी, उसको अब सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम दिया गया। TCS को दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। दोस्तों, रतन टाटा के अंडर अब टाटा ग्रुप ने ग्लोबल ब्रांड्स को खरीदना चालू किया। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने टाटा टी, जिसका अब नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसने ब्रिटेन की एक टी कंपनी टैटले टी को एक्वायर किया और ये एक्विजिशन उसने 430 मिलियन डॉलर में किया। दोस्तों, ये जो कंपनी थी टैटले टी, ये ब्रिटेन की एक जानी मानी टी कंपनी थी। इसको 1837 में विलियम और जोसेफ टैटले ने शुरू किया था और ये चाय बनाने के कारोबार में बहुत मशहूर थी। चाय का जो टी बैग का हम यूज करते हैं, उसका आविष्कार भी इसी कंपनी ने किया था। 1990 के दशक तक आते आते ये जो कंपनी है टैटले, ये दुनिया की दूसरी टी कंपनी बन चुकी थी। जब टाटा टी ने इस टैटले टी को खरीदा तो वो भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और उनको दुनिया के 40 देशों में अपना कारोबार शुरू करने का मौका मिला। दोस्तों, ये जो एक्विजिशन था, इससे टाटा टी को तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें सेट होने में सफलता मिली ही मिली। साथ साथ जो दूसरी भारतीय कंपनी है, उनके लिए भी इंटरनेशनल मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए जो टाटा टी है वो एक प्रेरणा स्रोत का काम करने लगी। और इसके बाद दोस्तों, साल 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को खरीदा। दरअसल दोस्तों, ये जो कोरस ग्रुप है, ये इंग्लैंड और नीदरलैंड की एक स्टील प्रोडक्शन कंपनी थी। ये जो कंपनी थी कोरस ग्रुप, ये उस टाइम यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंपनी थी, लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी और ये जो है बिकने के कगार पर आ चुकी थी। और अपने जो टाटा साहब है वो तो मौके की तलाश में थे, उन्होंने तो अपना बिजनेस ग्लोबली बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने इसे खरीदने का फैसला किया। कोरस ग्रुप, इसको खरीदने के लिए टाटा स्टील ने ब्राजील की एक कंपनी CSN के साथ तगड़ा कंपटीशन करना पड़ा। नीलामी की जो प्रक्रिया थी वो बोली के माध्यम से हुई और ये जो बोली की प्रक्रिया है ये लगभग 9 महीने तक चलती रही और लास्ट में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को जो है 6.2 बिलियन पाउंड्स में यानी करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिया। और इसके साथ ही जो टाटा स्टील है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी बन गई। और इसके साथ साथ दोस्तों, रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार ब्रांड को भी खरीदा। दरअसल दोस्तों, इनको खरीदने की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि
साल 1991 में रतन टाटा और उनकी टीम टाटा मोटर्स के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रही। कहते हैं कि उस टाइम जो टाटा मोटर्स है वो नुकसान में चल रही, और इसी तलाश में वो लोग पहुंचे फोर्ड मोटर्स के ऑफिस में। वहां जाके कहा कि ऐसे ऐसे हमारी जो कंपनी है लॉस में चल रही है और हम आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो जो फोर्ड के जो अधिकारी थे उन्होंने रतन टाटा का जो है अपमान करते हुए कहा कि अगर आपको कार बनाने की समझ नहीं है तो आप ये कारोबार छोड़ क्यों नहीं देते। आपको इस इंडस्ट्री में होने का कोई हक ही नहीं है अगर आपको कार बनानी नहीं आती। दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है ये रतन टाटा के लिए काफी अपमानजनक था, लेकिन इससे वो डिमोटिवेट नहीं हुए, उनका मोरल डाउन नहीं हुआ। उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लिया और वे वापस भारत में आकर टाटा मोटर्स को मजबूत बनाने के लिए जुट गए। अब दोस्तों साल आया 2008। फोर्ड मोटर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस टाइम इतनी अच्छी नहीं चल रही थी और उसको अपने कुछ ब्रांड बेचने की जरूरत थी। अब रतन टाटा को जब ये बात पता चली तो उनको वो 1999 वाली बात याद आई। तो उन्होंने बताया कि बेटा चलो अब हम बताते हैं आपको कि कैसे कार कंपनी चलाते हैं। उन्होंने फोर्ड मोटर के सबसे बड़े जो लग्जरी ब्रांड थे जैगवार और लैंड रोवर, उन दोनों को खरीद लिया। और इस एक्विजिशन ने जो है दोस्तों टाटा मोटर्स की जो वैल्यू है उसको ग्लोबली और भी बढ़ा दिया। दोस्तों टाटा ग्रुप ने जितने भी विदेशी ब्रांड को एक्वायर किया उन सब के पीछे रतन टाटा की सोच और उनकी मेहनत थी। अब दोस्तों आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि 400 बिलियन यूएस डॉलर का जो बिजनेस एम्पायर है वो होते हुए भी रतन टाटा का नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में क्यों नहीं है। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो टाटा ग्रुप है उसका जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो जो आमतौर पर कंपनियां यूज करती है उससे काफी अलग है। और इसका जवाब जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो बिलियनियर लिस्ट है इसमें जो लोगों के नाम है वो आते कैसे हैं। दोस्तों भारत के जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, उनकी जो नेटवर्थ है वो 119 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये 119 बिलियन यूएस डॉलर है ये मुकेश अंबानी के घर पर रखे हुए हैं। आपने कहा कि मुकेश भाई साहब मुझे 100 बिलियन यूएस डॉलर की जरूरत है और उन्हें आपको उठाकर दे दी कि ये पकड़ो 100 बिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये है कैसे और वो फिर इतने रिचेस्ट पर्सन है कैसे। तो दोस्तों ये ऐसे काम करता है कि मान लो जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी के जो उसके पास शेयर हैं या दूसरी कंपनियों के भी हो सकते हैं वो 119 बिलियन यूएस डॉलर के हैं। अगर इसको ऐसे बोलें कि जो मुकेश अंबानी के पास उनकी कंपनी के जो शेयर हैं उनकी जो कीमत वो 119 बिलियन यूएस डॉलर है। और दोस्तों अब अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप क्या करता है कि टाटा ग्रुप जो भी प्रॉफिट होता है उनकी ये शुरू से ही सोच रही है कि वो उसको समाज सेवा में लगा देते हैं। और इसके लिए टाटा जो फैमिली है वो टाटा ट्रस्ट ऑन करती है और उनका जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा ट्रस्ट के पास सबसे ज्यादा है। लगभग 66% के आसपास शेयर होल्डिंग जो है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। बचा हुआ 34% जो शेयर होल्डिंग है वो टाटा फैमिली और टाटा ग्रुप के जो अधिकारी हैं उनके पास आता है, जो कि बहुत कम है। तो यही कारण है कि जो टाटा ग्रुप के जो लोग हैं, जो अधिकारी है या जो टाटा ग्रुप में जो फैमिली है उनके जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनका नाम बिलियनियर की लिस्ट में आ सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं रतन टाटा जी के निजी जीवन के बारे में, जैसे उनका शादी ना करने का फैसला। दोस्तों रतन टाटा जी खुद बताते हैं कि वो जिंदगी में 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी पर्सनल या फिर फैमिली की किसी प्रॉब्लम की वजह से वो शादी नहीं कर सके। और दोस्तों वो जब अमेरिका में रह रहे थे तो वहाँ पर उनका जो है किसी लड़के के साथ अफेयर चल गया था और उसी टाइम उनकी फैमिली में जो कोई मेंबर है वो बीमार हो गया था, जिस कारण उनको वापस जो है इंडिया में आना पड़ा। बाद में जब रतन टाटा ने उस लड़की को इंडिया बुलाना चाहा तो उस टाइम जो इंडिया और चाइना की लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिस कारण जो उस लड़की के घर वालों ने है लड़की को इंडिया भेजने से मना कर दिया। और रतन टाटा ने जो है उस लड़की से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर वो जिंदगी में शादी करेंगे तो उस लड़की से ही करेंगे, अदरवाइज वो शादी नहीं करेंगे। तो दोस्तों रतन टाटा की जो है उस लड़की से शादी नहीं हुई और इस कारण वो जो है उस प्रॉमिस के ऊपर खरा उतरने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, वो अनमैरिड रहे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रतन टाटा जो है वो जुबान के कितने पक्के। लेकिन दोस्तों ये जो अनमैरिड रहने का जो फैसला है, रतन टाटा इसको जिंदगी की एक सहज घटना मानते हैं, वो इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कहते हैं। दोस्तों टाटा नैनो को लेकर भी रतन टाटा की एक कहानी काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार मुंबई में उन्होंने देखा कि बारिश में एक फैमिली जो है
वो जा रही थी स्कूटर के ऊपर और पिता जो है वो स्कूटर चला रहे थे, पत्नी उनकी जो है वो पीछे बैठी हुई थी और उनके साथ उनके 2 बच्चे भी थे। ये देखकर रतन टाटा ने सोचा कि भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो कार खरीद सके। तो इसी टाइम उन्होंने जो है टाटा नैनो बनाने का, यानी कि सबसे सस्ती कार बनाने का जो है सपना देखा। तो इसलिए दोस्तों टाटा नैनो एक कार ही नहीं, वो रतन टाटा के उस विजन का प्रतीक थी जिसमें वो आम भारतीयों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों कहते हैं कि रतन टाटा को जो है वो डॉग से भी काफी लगाव था। कहा तो ये जाता है कि उनका जो मुंबई में रेजिडेंस है उसमें जो है आवारा कुत्तों के लिए एक विशेष इंतजाम किया हुआ है उनके रहने और खाने के लिए, और उनके ऑफिस में भी जो है कुत्तों को आने से नहीं रोका जाता है। उनके इस लगाव का जो अंदाजा है वो इस बात से भी लगाया जाता है कि जब उनका जो है देहांत हुआ तो उनकी डेड बॉडी के पास उनका जो पालतू कुत्ता है गोवा वो घूम रहा था। मुंबई में ताज होटल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जो है रतन टाटा का करुणा और दयालुता से भरा हुआ जो अद्भुत व्यक्तित्व है वो सबके सामने आया। टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉय इस टेररिस्ट हमले में मारे गए थे वो उनके परिवारों के पास गए, उनको जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट है वो किया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके जो बच्चे हैं उनको शादी और उनके जो पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है वो टाटा ग्रुप के द्वारा उठाया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है जो लोग घायल हुए थे उनको भी उन्होंने तुरंत ही मेडिकल एक्सपेंसिव जो है वो मुहैया करवाए। दोस्तों रतन टाटा जो है वो समाज की सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वो दान और सहायता करने के लिए चर्चा में जरूर रहते हैं, लेकिन वो आज की पीढ़ी की तरह इसकी जो चर्चा है वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं करते, ना ही वो किसी तरह का इसके बारे में कोई प्रचार करते हैं। दोस्तों रतन टाटा जो है युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं। वो नए विचारों और जो नए टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। रतन टाटा ने खुद जो है वो ओला और पेटीएम जैसी स्टार्टअप कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों रतन टाटा के जीवन की ये कहानियां हमें बताती है कि वे एक महान बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अद्वितीय व्यक्ति भी थे जो करुणा, सादगी और नैतिकता को प्राथमिकता देते थे। उनकी जीवन शैली और उनका व्यक्तित्व हमें बताता है कि कैसे सफलता के साथ साथ ह्यूमैनिटी को जोड़ा जा सकता है। और शायद इसीलिए हर देशवासी रतन टाटा का नाम सम्मान के साथ लेता है। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।